अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दास्तान की तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, ये सिलसिला सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर की हकीकी कहानियों पर मबनी ईमान फरोशों की दास्तान है। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएगा और आपके इल्म में इजाफा करेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आप दास्तान के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम कहानियां बिला ताखिर मिलती रहें। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। 7 रोज गुजर गए। आलिम जासूस और दोनों लड़कियों को सुल्तान अय्यूबी ने मुलाकात के लिए बुलाया। उन्हें लाया गया तो सुल्तान अय्यूबी ने कहा कि इन्हें दूसरे कमरे में बिठा दो। उनके पाँव में बेड़ियां और हाथों में जंजीरें थीं। उन्हें जिस कमरे में बिठाया गया वो सुल्तान अय्यूबी के खास कमरे के साथ था। दोनों के दरमियान एक दरवाजा था जिसका एक किवाड़ खुला हुआ था। सुल्तान अय्यूबी कमरे में टहल रहा था। उसने टहलते टहलते कहा, मैं फौरी तौर पर करक पर हमला करने का फैसला कर चुका हूँ। करक फलस्तीन का एक कला नुमा कस्बा था। दूसरा मशहूर कस्बा शोबक था। ये भी एक मजबूत कला था। शोबक को सलीबियों ने मरकज बना रखा था। सलीबी बादशाह और आला कमांडर शोबक में ही इकट्ठे हुआ करते थे। यहीं सलीबियों की इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर था और ये जासूसों का ट्रेनिंग कैंप था। सुल्तान अय्यूबी के फौजी और शहरी इंतजामिया के हलकों में ये ख्याल यकीन की हद तक था कि सुल्तान अय्यूबी सबसे पहले शोबक पर हमला करेगा, क्योंकि उस जगह की अहमियत ही ऐसी थी। अगर इस मजबूत अड्डे को सर कर लिया जाता तो सलीबियों की कमर तोड़ी जा सकती थी। मगर सुल्तान अय्यूबी कह रहा था कि पहले करक पर हमला किया जाएगा। ये तो सानवी अहमियत की जगह थी। एक नायब सालार ने कहा, मोहतरम, आपका हुक्म सर आंखों पर। मेरी नाकिस राय यह है कि पहले शोबक सर कर लिया जाए। दुश्मन की मरकजी कमान खत्म करना जरूरी है। अगर हमने शोबक ले लिया तो करक लेना कोई मुश्किल न होगा, और अगर हमने करक पर ताकत जाया कर दी तो शोबक लेना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरे कमरे में जासूस बैठे थे। दरमियानी दरवाजे का एक किवाड़ खुला था। सुल्तान अय्यूबी के कमरे की आवाजें इस कमरे में साफ सुनाई दे रही थीं। आलिम जासूस के कान खड़े हो गए। वो आहिस्ता आहिस्ता सिरक कर दरवाजे के साथ हो गया। उस वक्त सुल्तान अय्यूबी कह रहा था, मैं दर्जा बदर्जा पेशकदमी करना चाहता हूँ। करक शोबक की निस्बत आसान शिकार है। मैं उस पर कब्जा करके उसे अड्डा बना लूंगा। कुमक मंगवा कर और फौज को कुछ अरसा आराम देकर पूरी तैयारी के बाद शोबक पर हमला करूंगा। इस कस्बे का दिफा हमारे जासूसों के कहने के मुताबिक इतना मजबूत है कि हमें लंबे अरसे तक इसे महासरे में रखना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि करक पर हमारी ताकत ज्यादा जाया नहीं होगी। हमें पहले एक अड्डा चाहिए और ऐसी रसदगाह जहां से हमें फौरी तौर पर रसद मिलती रहे। आलिम जासूस दरवाजे के साथ बैठा सुन रहा था। दोनों लड़कियां भी उसके पास आ बैठीं। अली बिन सफियान ने भी ध्यान न दिया कि ऐसी राज की बातें जासूसों के कानों में पहुंच रही हैं। हो सकता है सुल्तान अय्यूबी और अली बिन सफियान ने इसलिए एहतियात न की हो कि इन जासूसों को शोबक वापस थोड़े ही जाना था। उन्हें तो सारी उम्र कैद में गुजारनी थी या जल्लाद के हाथों मरना था। आलिम जासूस ने लड़कियों से सरगोशी में कहा, काश हम में से कोई एक यहाँ से निकल सके और सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस इरादे की इत्तला शोबक और करक तक पहुंचा दे। ये कितना कीमती राज है। अगर पहले ही वहां पहुंचा दिया जाए तो मुसलमानों की फौज को करक के रास्ते में ही लड़ाई में उलझाकर उसकी ताकत खत्म की जा सकती है। उनका हमला करक से दूर ही पसपाई में बदला जा सकता है। हमें मुकम्मल राजदारी की जरूरत है। सुल्तान अय्यूबी अपने कमरे में टहलते हुए कह रहा था, अगर सलीबियों को हमारे हमले की खबर कबल इस वक्त हो गई तो हम करक तक नहीं पहुंच सकेंगे। वो हमें रास्ते में रोक लेंगे। हमारे लिए खतरा यह है कि सलीबियों के मुकाबले में हमारी फौज बहुत कम है। सलीबियों की नफरी ज्यादा होने के अलावा उनके घोड़े और हथियार हमसे बेहतर हैं। उनके खूद लोहे के हैं और वो जिर्रा बख्तर भी पहनते हैं। इससे हमारे तीरंदाज बेकार साबित हुए हैं। मैं चाहता हूं कि सलीबियों को बेखबरी में डालूं ताकि उन्हें खुले मैदान में लड़ने का मौका न मिले। अगर वो खुले मैदान में लड़े तो हमारे अक़ब में आकर वो हमारी रसद का निजाम रोक देंगे। इसका नतीजा पसपाई और शिकस्त के सिवा और कुछ न होगा। मैं वो रास्ता इख्तियार करूंगा जो जारीब के टीलों में से गुजरता है। ये बड़ा वसी और अरीज इलाका है। मुझे खतरा सिर्फ ये नजर आ रहा है कि सलीबी रास्ते में आकर लड़े तो हमें शिकस्त के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका इलाज यह है कि फौज को 3-4 हिस्सों में तकसीम करके सिर्फ रात के वक्त कूच किया जाए, दिन के वक्त कोई हरकत न की जाए। अली बिन सफियान ने कहा, रास्ते में कोई भी अजनबी आदमी या काफिला नजर आए उसे रोक लिया जाए और करक तक पहुंचने तक उसे अपने साथ रखा जाए। जासूसी के खिलाफ यही इक़दाम कारगर हो सकता है। उस वक्त जब आलिम जासूस और 2 लड़कियां सुल्तान अय्यूबी की जबान से इस कदर नाजुक और अहम मंसूबे सुन रही थीं, शोबक के किले में सलीबियों की अहम शख्सियतों और कमांडरों की कॉन्फ्रेंस बैठी हुई थी। वो लोग परेशान थे। उनमें हातिमुल अकबर नाम का एक मिस्री मुसलमान भी बैठा था। वो उन्हें ये खबर तफसील से सुना चुका था कि खलीफा अल आजिद माजूली के बाद मर चुका है। मिस्र अब बगदाद के खलीफा के तहत आ गया है। सलीबियों का वफादार मुसलमान नायब सालार रज्जब पुरस्रार तरीके से मारा जा चुका है।
वो जिन 3 लड़कियों को शोबक से ले गया था वो मारी जा चुकी हैं और सलीबियों का एक और वफादार मुसलमान फौजी हाकिम फैजुल फातिमी भी जल्लाद के हाथों मरवा दिया गया है। अब हातिमुल अकबर ने उन्हें ये खबर बद सुनाई कि जिस आलिम जासूस को 2 लड़कियों के साथ काहिरा भेजा गया था वो ऐन उस वक्त लड़कियों समेत गिरफ्तार हो गया है जब उसका मिशन कामयाब हो रहा था। ये सबूत है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का सुराग रसानी का निजाम बहुत होशियार है। कोनार्ड ने कहा। कोनार्ड सलीबियों का मशहूर हुक्मरान और फौजी कमांडर था। उसने कहा इन लड़कियों को वहां से आजाद कराना मुमकिन नहीं। निहायत अच्छी लड़कियां जाया होती जा रही हैं। सलीब की खातिर हमें ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। सलीबियों के एक और बादशाह और फौजी कमांडर गे ऑफ लुजिनान ने कहा हमें भी मरना है। हमारे जो आदमी पकड़े गए हैं उन्हें भूल जाओ, उनकी जगह और आदमी भेजो। ये 2 लड़कियां कहां से आई थीं? उसने पूछा। और वो 3 लड़कियां कौन थीं जो रज्जब के साथ मारी गई थीं? उनके इंटेलिजेंस के सरबराह ने जवाब दिया इनमें 2 ईसाई थीं, दोनों इतालवी थीं और 3 मुसलमान थीं। उन्हें बचपन में उड़ाया गया था। बहुत खूबसूरत थीं। जवानी तक उन्हें याद नहीं रहा था कि वो मुसलमान थीं। हमने उन्हें बचपन में ही इस फन की तरबियत देनी शुरू कर दी थी। ये शक नहीं किया जा सकता कि उन्हें चूंकि मालूम था कि वो मुसलमान हैं इसलिए उन्होंने हमें धोखा दिया। मुसलमान थीं तो क्या? कोनार्ड ने कहा और हातिमुल अकबर की तरफ इशारा करके कहा हमारा प्यारा दोस्त हातिम भी तो मुसलमान है, क्या उसे अपने मजहब का पास नहीं? उसने शराब का ग्लास हातिम के हाथ में देकर कहा हातिम जानता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र को गुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाहता है और वो इस्लाम के नाम पर खेल रहा है। हम मिस्र को आजाद कराना चाहते हैं। इसका तरीका यही है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र में चैन से बैठने न दिया जाए। हातिमुल अकबर सलीबियों की शराब में बदमस्त उसकी ताईद में सर हिला रहा था। उसने कहा मैं अब वहां ऐसा इंतजाम करूंगा कि आपका कोई आदमी वहां पकड़ा नहीं जाएगा। अगर हम मिस्र में ये जमीन दोज गड़बड़ जारी न रखते तो सलाहुद्दीन हम पर कभी का हमला कर चुका होता। ये हमारी कामयाबी है कि हम उसकी ताकत उसके अपने आदमियों पर जाया कर रहे हैं। क्या उसके और अली बिन सुफियान के खात्मे का अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ? कोनार्ड ने पूछा। कई बार हो चुका है, इंटेलिजेंस के सरबराह ने कहा, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। नाकामी की वजह यह है कि दोनों पत्थर किस्म के इंसान हैं। न वो शराब पीते हैं न औरत को पसंद करते हैं, इसलिए न उन्हें शराब में कुछ दिया जा सकता है न औरत के हाथों मरवाया जा सकता है। अब कामयाबी की तवक्को है। अय्यूबी के बॉडीगार्ड में 4 आदमी फिदाई हैं। उन्हें मैंने बड़ी चाबुकदस्ती से वहां तक पहुंचाया है। जब भी मौका मिला वो दोनों को या एक को खत्म कर देंगे। क्या हमारे यहाँ अय्यूबी के भेजे हुए जासूस हैं? गे ऑफ लोजिनान ने पूछा। यकीनन है, इंटेलिजेंस के सरबराह ने जवाब दिया। जब से हमने मिस्र में और उधर शाम में जासूसी और तबाहकारी का सिलसिला शुरू किया है, सलाहुद्दीन ने भी अपने जासूस हमारे यहाँ भेज दिए हैं। इनमें से 2 पकड़े गए हैं। वो अजियतों से मर गए मगर अपने किसी तीसरे साथी की निशानदही नहीं की। इनकी कामयाबी किस हद तक है? बहुत हद तक, दूसरे ने जवाब दिया। करक में हमारी रसद को जो आग लगी थी जिसमें आधी रसद जल गई और 11 घोड़े जिंदा जल गए थे, वो अय्यूबी के तबाहकार जासूसों का काम था। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि हमारी जंगी कैफियत और अहलियत की पूरी मालूमात सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिलती रहती हैं। उसके जासूसों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जान पर खेल जाते हैं और काम पूरी दयानतदारी से करते हैं। इनमें बहुत देर इस मसले पर बहस होती रही कि मिस्र और शाम में तखरीबी कार्रवाइयों को किस तरह तेज और मजीद तबाहकुन किया जा सकता है। हातिमुल अकबर उन्हें सुल्तान अय्यूबी की हुकूमत की कमजोर रगें और मजबूत पहलू दिखा रहा था। आखिर फैसला हुआ कि हातिमुल अकबर को कुछ आदमी और 2-3 लड़कियां दी जाएं। उस वक्त सुल्तान अय्यूबी अपने 2 नायबीन और अली बिन सुफियान को अपने इस मंसूबे से आगाह कर रहा था कि वो करक पर हमला करेगा। उसने 20 रोज बाद का दिन बताया जब उसे फौज को कूच कराना था। ये तमाम तर मंसूबा आलिम, जासूस और 2 लड़कियां साथ वाले कमरे में सुन रही थी। आलिम ने एक बार फिर लड़कियों के साथ अफसोस का इजहार किया कि उन्हें एक राज मालूम हो गया है मगर वो उसे शोबक तक नहीं पहुंचा सकते। एक लड़की ने कहा, मैं कोशिश करूंगी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मुझे पसंद कर ले। अगर थोड़ी सी देर के लिए भी वो मुझे अपने साथ तन्हाई में रख ले तो मैं उससे रिहाई पा लूंगी। मुझे उम्मीद है कि मैं उसकी अक्ल पर कब्जा कर लूंगी। मालूम नहीं उसने हमें क्यों बुलाया है। आलिम जासूस ने कहा, तुम दोनों याद रखो, अगर वो तुम्हें अकेले अकेले बुलाए तो दोनों ये कोशिश करना कि उसे हैवान बना सको। अगर वो शराब पिए तो तुम जानती हो कि उसे कितनी पिलाकर बेहोश किया जा सकता है। वो बेहोश हो जाए तो फरार का तरीका तुम जानती हो और दोनों को मालूम है कि तुम्हें किसके पास पहुंचना है। उसका घर मस्जिद के बिलमुकाबिल है, मैं जानती हूँ। एक लड़की ने कहा, मेहदी आबादान। आलिम ने कहा, हाँ, अगर तुम मेहदी तक पहुंच गई तो वो तुम्हें शोबक तक पहुंचा देगा। मेरे फरार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने अय्यूबी का मंसूबा सुन लिया है। कूच की तारीख याद रखो, रास्ता याद कर लो। कूच रात के वक्त हुआ करेगा। दिन के वक्त उसकी फौज कोई हरकत नहीं करेगी। हमला करक पर होगा। मुझे उम्मीद है कि ये इत्तला कबल इस वक्त पहुंच गई तो हमारी फौज अय्यूबी को रास्ते में रोक लेगी। अय्यूबी इसी सूरत हाल से डरता है। शोबक में जाकर ये खास तौर पर बताना कि अय्यूबी खुले मैदान में आमने सामने नहीं लड़ना चाहता क्योंकि उसके पास फौज कम है।
सुल्तान अयूबी के कमरे से ऐसी आवाजें आईं जैसे इजलास खत्म हो गया है और नायबीन बाहर जा रहे हैं। आलिम और लड़कियां फौरन उस जगह सरक गईं जहां उन्हें बिठाया गया था। आलिम के कहने पर उन्होंने सर घुटनों में दे लिए, जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं सुना और गिरदोपेश का कोई होश नहीं। उन्हें अपने कमरे में कदमों की आवाज सुनाई दी तो भी उन्होंने ऊपर न देखा। आलिम ने उस वक्त ऊपर देखा जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, उठो मेरे साथ आओ। वो अली बिन सफियान था। अली ने लड़कियों को भी उठाया और उन्हें सुल्तान अयूबी के कमरे में ले गया। मैं तुम्हारे इल्म और तुम्हारी जहानत की दाद देता हूँ। सुल्तान अयूबी ने आलिम जासूस से कहा, इनकी जंजीरें खोल दो, तुम तीनों बैठ जाओ। अली बिन सफियान बाहर निकल गया। सुल्तान अयूबी ने आलिम से कहा, लेकिन तुम इल्म को किस शैतानी काम में इस्तेमाल कर रहे हो? इसकी बजाय तुम यहाँ आकर अपने मजहब की तबलीग करते तो मैं तुम्हारी कदर दिल की गहराइयों से करता कि तुम अपने मजहब और अपने नबी की खिदमत कर रहे हो। क्या तुम्हारे मजहब में ये रवा है कि तुम दूसरे मजहब की इबादतगाह में उसके मजहब में झूठ शामिल करो? क्या तुम्हारे दिल में अपनी मुकद्दस सलीब का, हजरत ईसा का और कंवारी मरियम का ये एहतराम है कि झूठ और इबलीसियत जैसे कबीर गुनाह करके तुम उनकी इबादत करते हो? आलिम ने कहा, यह झूठ मेरे फराइज में शामिल है। मैंने जो कुछ किया मुकद्दस सलीब के लिए किया। सुल्तान अयूबी ने कहा, तुम कहते हो कि तुमने इंजील और कुरान का गहरा मुताला किया है। क्या इन दोनों में से किसी एक किताब में भी इंसान को इसकी इजाजत दी गई है कि उस किस्म की नौखेज लड़कियों को बदकारी की राह पर डालो और गैर मर्दों के पास भेजकर अपने मतलब निकालो? क्या इंजील ने तुम्हें कहा है कि सलीब की खातिर अपनी कौम की बेटियों की इस्मत दूसरों के हवाले कर दो? क्या तुमने किसी मुसलमान लड़की को कुरान और इस्लाम के नाम पर अपनी इस्मत गैर मर्दों के हवाले करते कभी देखा है? आलिम ने कहा, इस्लाम को मैं ईसाईयत का दुश्मन समझता हूँ। मुझे जो जहर हाथ आएगा इस्लाम की रगों में डालूंगा। सुल्तान अयूबी ने कहा, तुम इतने मीठे जहर से चंद एक मुसलमानों के किरदार हलाक कर सकते हो, इस्लाम का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। उसने लड़कियों से कहा, तुम किस खानदान की बेटियां हो? मालूम है तुम्हें? अपनी असलियत जानती हो तो मुझे बताओ। दोनों खामोश रहीं। सुल्तान अयूबी ने कहा, तुमने अपनी पाकीज़गी खत्म करवा ली है। अब तुम किसी बाइज्जत घर की काबिल एहतराम बीवियां बन सकती हो। एक लड़की ने कहा, मैं काबिल एहतराम बीवी बनना चाहती हूँ, क्या आप मुझे कबूल करेंगे? अगर नहीं तो मुझे कोई बाइज्जत खावत दे दें, मैं इस्लाम कबूल करके गुनाहों से तौबा कर लूंगी। सुल्तान अयूबी मुस्कुराया और जरा सोच कर कहा, मैं नहीं चाहता कि इस आलिम का इल्म जल्लाद की तलवार से खून में डूब जाए और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों की जवानी और हुस्न मेरे कैद खाने में गलता सड़ता रहे। सुनो लड़की, अगर वाकई गुनाहों से तौबा करना चाहती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे मुल्क में भेज देता हूँ, लेकिन वो मुल्क तुम्हारा नहीं हमारा है। मैं एक न एक दिन अपना मुल्क तुम्हारे बादशाहों से ले लूंगा। तुम जाओ और किसी की बीवी बन जाओ। मैं तुम तीनों को रिहा करता हूँ। तीनों यूं बिद के जैसे उन्हें सुइयां चबो दी गई हों। इतने में अली बिन सुफियान लोहार के साथ कमरे में आया और तीनों की जंजीरें खोल दी। सुल्तान ने कहा, अली मैंने इन्हें रिहा कर दिया है। अली बिन सुफियान का रद्द अमल भी वही था। वो कितनी देर सुल्तान अयूबी के मुंह की तरफ देखता रहा। सुल्तान ने कहा, इन्हें 3 ऊंट और 4 मुसल्ला मुहाफिज साथ भेजो जो घुड़सवार हों, निहायत ज़हीन और दलेर मुहाफिज जो इन्हें शोबक के किले में छोड़कर वापस आ जाएं। रास्ते के लिए सामान साथ दो और आज ही इन्हें रवाना कर दो। उसने आलिम से कहा, वहां जाकर ये गलत फहमी ना फैला देना कि सलाहुद्दीन अयूबी जासूसों को बख्श दिया करता है। मैं इन्हें दाने की तरह चक्की में पीस पीस कर मारा करता हूँ। तुम्हें सिर्फ इसलिए रिहा कर रहा हूँ कि तुम आलिम हो। तुम्हें मौका दे रहा हूँ कि इल्म का रोशन पहलू देखो। तुम्हारी निजात इसी में है। सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था जब उन्हें ऊंटों पर सवार करके 4 मुहाफिजों के साथ रवाना कर दिया गया। मुहाफिज खास तौर पर मुंतखब किए गए थे। इस इंतखाब की 2 वजूहात थीं। एक ये कि रास्ते में डाकुओं का खतरा था, दूसरी वजह ये कि उन्हें सलीबी कमांडरों के साथ जाना था। वो खुबरू और वजीह थे। ऊंट और घोड़े भी निहायत अच्छी किस्म के भेजे थे, मगर सब हैरान थे कि सुल्तान अयूबी ने ये फयाजी क्यों की है। दुश्मन को बख्श देना उसका शेवा नहीं था। अली बिन सुफियान ने उससे पूछा तो उसने इतना ही कहा, अली मैंने तुम्हें कहा था कि मैं एक जुआ खेलना चाहता हूँ। अगर मैं बाजी हार गया तो सिर्फ इतना ही नुकसान होगा जो मैं पहले ही उठा चुका हूँ कि दुश्मन के 3 जासूस मेरे हाथ से निकल गए हैं। इससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। अली बिन सुफियान ने इस जुए की वजाहत चाही, लेकिन सुल्तान अयूबी ने इसी पर बात खत्म कर दी कि वक्त आने पर बता दूंगा। बाकी सब तो हैरान थे, मगर रिहा होने वाले खुशी से बाउले हुए जा रहे थे। खुशी सिर्फ रिहाई की नहीं थी, असल खुशी उस राज की थी जो वो अपने साथ ले जा रहे थे। वो काहिरा शहर से दूर निकल गए। उनके ऊंट पहलू ब पहलू जा रहे थे। 2 मुहाफिज आगे थे और 2 पीछे। आलिम ने उनसे पूछा था कि वो उनकी जबान समझते हैं। चारों अपनी जबान के सिवा और कोई जबान नहीं जानते थे। आलिम और लड़कियां उनकी जबान बड़ी रवानी से बोलती थीं। ये उन्हें खास तौर पर सिखाई गई थी। आलिम ने लड़कियों से अपनी जबान में कहा, खुदा यस्सु मसीह ने मौजज़ा दिखाया है। इससे जाहिर होता है कि उसे हमारे साथ प्यार है और उसे हमारी फतह मंजूर है। ये सच्चे मजहब की निशानी है।
सलाहुद्दीन अय्यूबी और अली बिन सुफियान जैसे दानाओं को खुदा ने अक्ल का ऐसा अंधा किया है कि इंतहाई खतरनाक राज हमारे कानों में डालकर हमें रिहा कर दिया है। हम अपनी फौज को उनका सारा मंसूबा सुनाएंगे और हमारी फौज अय्यूबी को सहरा में घेर कर खत्म कर देगी। उसे करक तक पहुंचने की मोहलत ही नहीं मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि हमारे कमांडर जंग को हमले तक महदूद नहीं रखेंगे। वो मिस्र पर जरूर चढ़ाई करेंगे। मिस्र फौजों से खाली होगा और ये फतह बड़ी आसान होगी। आप आलिम हैं, तजुर्बेकार हैं। एक लड़की ने कहा, मगर आप जिसे मौजज़ा कह रहे हैं वो मुझे एक खतरा दिखाई दे रहा है। खतरा ये 4 मुहाफिज हैं। कहीं आगे जाकर ये हमें कत्ल करके वापस चले जाएंगे। सुल्तान अय्यूबी ने हमारे साथ मजाक किया है। जल्लाद के हवाले करने की बजाय हमें उनके हवाले कर दिया है। ये हमें जी भर के खराब करेंगे और कत्ल कर देंगे और हम निहत्ते हैं। आलिम ने यूं कहा जैसे उसके जहन से खुशफहमियां निकल गई हों। उसने कहा, तुमने जो कहा है वो दुरुस्त हो सकता है। कोई हुक्मरान अपने दुश्मन के जासूस को बख्श नहीं सकता और मुसलमान इस कदर जिन्स परस्त हैं कि तुम जैसी हसीन लड़कियों को छोड़ नहीं सकते। दूसरी लड़की ने कहा, हमें रातों को चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर रात को ये सो जाएं तो इन्हें इन्हीं के हथियारों से खत्म कर दिया जाए। जरा हिम्मत की जरूरत है। आलिम ने कहा, हमें ये हिम्मत करनी पड़ेगी। ये काम आज ही रात हो जाए तो अच्छा है। सुबह तक हम बहुत दूर निकल जाएंगे। 2 मुहाफिज आगे और 2 पीछे अपनी गपशप लगाते चले जा रहे थे। उनके अंदाज से जाहिर होता था जैसे उन्हें मालूम ही नहीं कि 2 इतनी दिलकश लड़कियां उनकी तहवील में हैं। सूरज गुरूब हो रहा था। एक ने आलिम से कहा कि हम अभी रुकेंगे नहीं, रात का पहला पहर चलते गुजारेंगे। वो चलते गए और सहरा की रात तारीख होती गई। आलिम और लड़कियां ऊंटों को करीब करके मुहाफिजों के कत्ल का मंसूबा बना रही थीं। बहुत देर बाद एक सरसब्ज सी जगह आ गई। मुहाफिज रुक गए और वहीं पड़ाव किया। उन्होंने खाने के लिए जासूसों को सामान दिया और फिर सोने की तैयारियां करने लगे। जासूसों ने देखा कि 3 मुहाफिज लेट गए थे और एक टहल रहा था। आलिम लड़कियों के साथ मुहाफिजों से कुछ दूर लेटा। इन तीनों की नजर मुहाफिजों पर थी। वो चौथे मुहाफिज को देखते रहे। वो पड़ाव के इर्द गिर्द टहलता रहा। एक खटका सा हुआ। वो दौड़कर उधर गया और अच्छी तरह देखभाल करके आ गया। तकरीबन 2 घंटे गुजर गए। उसने अपने एक और साथी को जगाया और खुद उसकी जगह लेट गया। जो जागा था वो पड़ाव किए इर्द गिर्द टहलने लगा। कभी जानवरों के पास जाकर उन्हें देखता और कभी सोए हुए इंसानों को देखता। आलिम ने लड़कियों से कहा, हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये कमबख्त पहरा दे रहे हैं। जो होगा हो के रहेगा, सो जाओ। और वो सो गए। रात गुजर गई। सुबह अभी धुंधली थी जब मुहाफिजों ने उन्हें जगाया और रवाना होने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद वो फिर इसी तरतीब में चले जा रहे थे जिसमें एक रोज पहले थे। 3 ऊंट पहलू ब पहलू, 2 मुहाफिज आगे और 2 ऊंटों के पीछे। वो एक बार फिर लड़कियों से लाताल्लुक हो गए। उन्होंने कोई ऐसी बात भी नहीं की थी जिससे शक होता कि ये लोग ओबाश या बदमाश हैं। सूरज उभरता आया। फिर ये काफिला टीलों के इलाके में दाखिल हो गया। मिट्टी और रेत की पहाड़ियां मुनहनी सी दीवारों की तरह खड़ी थीं। इनमें गलियां सी थीं और इन पर पहाड़ियों का साया था। लड़कियां डरने लगीं। डर उनके चेहरों से जाहिर हो रहा था। उनकी निगाह में ये जगह जुर्म और कत्ल वगैरह के लिए मौजू थी, मगर मुहाफिज उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। इनसे कहो कि हमारे साथ बातें करें, एक लड़की ने आलिम से कहा। इनकी खामोशी और लाताल्लुकी मुझे डरा रही है। इन्हें कहो कि हमें मारना चाहते हैं तो फौरन मार दें। मैं मौत का इंतजार नहीं कर सकती। आलिम खामोश रहा। वो लड़कियों की कोई मदद नहीं कर सकता था। वो तीनों इन मुहाफिजों के रहमो करम पर थे। सूरज सर पर आ गया तो वो इन टीलों के अंदर ऐसी जगह रुक गए जहां रेत की सिलों वाले टीले थे और ऊपर जाकर आगे को झुके हुए। उनके साए में उन्होंने कयाम किया। खाने के दौरान आलिम ने मुहाफिजों से पूछा, तुम लोग हमारे साथ बातें क्यों नहीं करते? मुहाफिजों के कमांडर ने जवाब दिया और पूछा, जो बातें हमारे फर्ज में शामिल नहीं वो हम नहीं किया करते। अगर तुम लोग कोई खास बात करना चाहते हो तो हम सुनेंगे और जवाब देंगे। क्या तुम्हें मालूम है कि हम कौन हैं? आलिम ने पूछा। तुम तीनों जासूस हो, मुहाफिज ने जवाब दिया। ये लड़कियां बदकार हैं। ये इन आदमियों के इस्तेमाल के लिए हैं जिन्हें तुम लोग हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हो। अमीर मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी, अल्लाह उसके नेक इरादों में बरकत दे, उसने तुम्हें मालूम नहीं क्यों बख्श दिया है। हमें हुक्म मिला है कि तुम्हें कला शोबक में छोड़ आएं। तुम अमानत हो। तुमने ये बात मुझसे क्यों पूछी? आलिम ने जवाब दिया, तुम्हारे साथ बातें करने को जी जा रहा था। इतना लंबा सफर इस लाताल्लुकी और बेगानगी से बड़ा कठिन हो रहा है। हमारे साथ बातें करते चलो। मुहाफिज ने कहा, हम सफर हैं, लेकिन हमारी मंजिलें जुदा हैं। 2 रोज बाद हम जुदा हो जाएंगे। आलिम जासूस ने जैसे मुहाफिज का जवाब सुना ही ना हो, उसकी आंखें दूर किसी चीज को देख रही थीं। वो सहरा से अच्छी तरह वाकिफ था, सहरा के खतरों से वाकिफ था। उसकी आंखें हैरत और गालिबन डर से फटी जा रही थीं। मुहाफिज ने उस तरफ देखा जिस तरफ आलिम देख रहा था। मुहाफिज की आंखें भी खुल गईं। कोई 200 गज दूर एक बुलंद जगह 2 ऊंट खड़े थे।
उन पर 2 आदमी सवार थे जिनके चेहरों और सरों पर पगड़ियां लिपटी हुई थीं। ऊंटों की टांगें नजर आ रही थीं। वो बुलंदी के पीछे थे। सवार खामोशी से खड़े मुहाफिजों और जासूसों के काफिले को देख रहे थे। उनका अंदाज और लिबास बता रहा था कि वो कौन है। मुहाफिज के कमांडर ने आलिम से पूछा, जानते हो ये कौन है? आलिम ने जवाब दिया, सहराई डाकू। मालूम नहीं कितने होंगे। मुहाफिज ने कहा, देखा जाएगा। उसने उठते हुए अपने एक साथी से कहा, मेरे साथ आओ। वो दोनों घोड़ों पर सवार होकर डाकुओं की तरफ चले गए। उनके पास तलवारों के अलावा बर्छियां भी थीं। उन्हें अपनी तरफ आता देखकर शुतर सवार बुलंदी के पीछे गायब हो गए। 2 मुहाफिज जो पीछे रह गए थे करीब के टीले पर चढ़ गए। आलिम ने लड़कियों से कहा, मेरा ख्याल है तुम्हारा खदशा सही साबित हो रहा है। ये डाकू नहीं, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी के भेजे हुए आदमी मालूम होते हैं, वरना ये मुहाफिज इतनी दलेरी से उनकी तरफ न चले जाते। अय्यूबी तुम दोनों को बहुत ज्यादा जलील कराना चाहता है। मेरे लिए तो मौत लिखी हुई है। तुम्हें बड़ी खौफनाक सजा दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि हम आजाद नहीं। एक लड़की ने कहा, हम अभी तक कैदी हैं। दूसरी ने कहा, यही मालूम होता है। दोनों मुहाफिज वापस आ गए। उनके साथी और जासूस उनके गिर्द जमा हो गए। मुहाफिजों का कमांडर, जिसका नाम हदीद था, उन्हें बताने लगा, वो सहराई कज़ाक हैं। हम उनसे मिल आए हैं। इनकी तादाद मालूम नहीं हो सकी। ये दोनों जो हमें देख रहे थे कहते हैं कि सुबह से हमारा पीछा कर रहे हैं। इन्होंने मुझे कहा है कि तुम फौज के आदमी और मुसलमान मालूम होते हो, लेकिन ये लड़कियां मुसलमान नहीं। ये दोनों लड़कियां हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मैंने उन्हें कहा कि ये लड़कियां किसी भी मजहब की हों, हमारे पास अमानत है, हम जीते जी तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। वो मुझे समझाने की कोशिश करते रहे कि हम अपनी जानें जाया न करें। मैं इन्हें कह आया हूं कि पहले हमारी जानें जाया करो, फिर लड़कियों को ले जाना। उसने आलिम और लड़कियों से पूछा, तुम कोई हथियार इस्तेमाल कर सकते हो? आलिम ने कहा, इन लड़कियों को हर एक हथियार चलाने की तरबियत दी गई है। तुम्हारे पास बर्छियां हैं, तलवारें भी हैं और तीर कमान भी। इनमें से एक एक हथियार हमें दे दो। हदीद ने सोचकर कहा, अभी नहीं, मैं कबल इस वक्त तुम्हें हथियार नहीं दे सकता। अगर डाकुओं से टक्कर हो गई तो उस वक्त दे दूंगा। हमें इस इलाके से फौरन निकल जाना चाहिए। इनसे घोड़ों और ऊंटों पर लड़ाई हो गई तो ये इलाका मौजू नहीं। घोड़े घुमा फिरा कर लड़ने के लिए ये खराब जगह है। वो फौरन वहां से चल पड़े। मुहाफिजों ने कमाने हाथों में ले ली और तरकश खोल दिए। हदीद आगे था। उसे उसके साथी ने कहा, इन जासूसों को हथियार देना ठीक नहीं, आखिर हमारे दुश्मन हैं। हो सकता है डाकुओं के साथ मिलकर हमें मार डालें। आलिम लड़कियों से कह रहा था, इन लोगों की नीयत ठीक नहीं। इन लोगों ने हमें हथियार देने से इनकार कर दिया है। डाकू इनके अपने आदमी हैं। ये तुम दोनों को उनके हवाले कर देंगे और मुझे मरवा देंगे। दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था और दोनों पर डाकुओं का डर सवार हो गया था। हदीद ने अपने मुहाफिजों से कह दिया था कि कोई नकाब पोश नजर आए तो मुझे बताए बगैर उस पर तीर चला दो। उनके साथ टक्कर जरूर होगी, देखना यह है कि कब होगी और कहां होगी। वो तेज रफ्तारी से चलते गए। घोड़ों और ऊंटों को आराम, चारा और पानी मिलता रहा, इसलिए थकन का उन पर कोई असर नहीं था। टीलों का इलाका बहुत दूर चला गया था। कई जगहों पर यह काफिला ऊंचे टीलों के दरमियान आ जाता। हदीद को डर यह था कि डाकू ऊपर से तीर न बरसा दें। उसने घोड़ों को एड़ लगाने को कहा और जासूसों से कहा कि वो भी ऊंटों को घोड़ों की रफ्तार पर कर लें और ऊपर को देखते रहें। वो उस इलाके से निकल गए। कोई डाकू नजर नहीं आया। सूरज नीचे जाने लगा। एक बार दूर 2 ऊंट उसी समत पर जाते नजर आए जिधर ये काफिला जा रहा था। काफिला चलता रहा। रास्ते में एक जगह पानी मिल गया। उन्होंने जानवरों को पानी पिलाया, खुद भी पिया और चल पड़े। सूरज नीचे जाता रहा और उफक के पीछे चला गया। शाम तारीख हुई तो हदीद ने काफिले को रोक लिया। कहने लगा, ये जगह लड़ाई के लिए अच्छी है क्योंकि इर्द गिर्द कोई रुकावट नहीं। उसने घोड़ों की जीनें खोली नहीं ताकि जरूरत के वक्त घोड़े तैयार मिलें। ऊंटों को बिठा दिया गया। खाना खाकर हदीद ने लड़कियों को अपने दरमियान लिटाया और उन्हें कहा कि वो होशियार रहें। मुहाफिजों से कहा कि वो कमाने तैयार रखें, सोए नहीं, लेटे रहें। उसे यकीन था कि रात को हमला जरूर होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। और साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।